नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित समास नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। समास और उसके भेद। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि समास क्या होते हैं, समास का प्रयोग हिंदी में कब किया जाता है और समास कितने प्रकार के होते हैं। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बताएंगे। एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दी। एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दी, है ना। तो गुरु दक्षिणा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके लिए एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु के लिए दक्षिणा दी। इस शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, गुरु दक्षिणा दी। ठीक है। महान हैं जो देव उन्हें पुष्प चढ़ाओ। महान हैं जो देव, है ना। इतने बड़े वाक्य को संक्षिप्त रूप में महादेव को पुष्प चढ़ाओ ऐसे भी कह सकते हैं। अगला उदाहरण लिया है, 4 राहों का समूह है, सावधानी से चलो। चौराहा है, सावधानी से चलो। कुछ अंदाज लगा पाए होंगे आप लोग कि समास किसे कहते हैं, है ना। तो समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि समास में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं। समास के नियमों के निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है और विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। राजपुत्र में राजा का पुत्र, ये सामासिक शब्द का लोप हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगाधन जल, जिसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। इसके बाद देख लेते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और 5वां भेद है समास का जो तत्पुरुष समास का ही उपसमास है कर्मधारय समास, कर्मधारय। और 6वां है द्विगु समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ गए ना। पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद अव्यय हो। पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो और अव्यय भी हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आजीवन, जीवन भर। अमरण, मरण तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निसंदेह, बिना संदेह के। ये कहलाते हैं अव्ययीभाव समास। समझ गए होंगे आप लोग। इसमें पहला पद जो है वो क्या है? अव्यय है। ये
आ, यथा, भर, हर, रातों, प्रति, बे, नी, ये सारे अव्यय हैं, इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या था? अव्यय था। दूसरा है तत्पुरुष समास और उसके भेद। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास द्वारा किया हुआ। इसके 5 भेद हैं, 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। ये कारक भी हैं। ये क्या है? कारक हैं। कर्ता कारक इसमें नहीं है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं, ये तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों के अंतर्गत लिए गए हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण: कर्म तत्पुरुष, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अर्थात इसमें जो कारक चिन्ह है वो कौन सा है? को यानी कर्ता ने कर्म को। ठीक। उसके बाद करण तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह है से। भयाकुल, भय से आकुल। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं करण तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला समास जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। धनहीन, धन से हीन। ये कहलाते हैं अपादान तत्पुरुष। इसके बाद अगला जो है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। का, के, की, है ना, ये इसके कारक चिन्ह हैं। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार इत्यादि। इसके बाद अगला जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष। समस्त पद समास विग्रह। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। इसमें जो कारक चिन्ह है वो में का प्रयोग किया गया है। शोक मग्न, शोक में मग्न। अगला जो कारक है वो है समास है वो है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। घनश्याम, घन के समान। और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अर्थात इसमें विशेषण विशेष, ये जो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, और उपमान उपमेय अलंकार के अंतर्गत आपने अलंकार तो आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं, पढ़ोगे 9th क्लास में अलंकार। तो जहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। एक और होता है तत्पुरुष समास का आखिरी भेद न तत्पुरुष, न मतलब जिसमें निषेधात्मक अर्थ निकलता हो, जैसे असंभव, असभ्य, अन्याय, अभाव, अकारण, है ना, ये सारे नेगेटिव अर्थ देते हैं, वो कहलाता है न तत्पुरुष। इसके बाद अगला समास है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो एवं
होय एवं वह द्विगु समास कहलाता है। दूसरा पद जो है वो पहले पद की संख्याओं को निर्धारित करता है। दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। द्विअत्री, दो आनों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पंजाब, पंच आवों का समूह। पंचरात्र, पंचरत्नों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। ये कहलाता है द्विगु समास। अगला जो है वो है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो इसमें एक कौन सा शब्द आया है? और, विग्रह करते समय। और इसमें पहला और दूसरा पद मिलकर कैसे हो गए हैं? समान, समानता के भाव को बतला रहे हैं। अगला जो है वो है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद अप्रधान मतलब जरूरी ना हो, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अलग अर्थ प्रदान करते हों वे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। ये कहलाते हैं बहुब्रीहि समास जो किसी अन्य की विशेषता बतलाते हों। कभी कभी बच्चों कर्मधारय और बहुब्रीहि में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। कुछ और अन्य उदाहरण भी आप लोगों को बताएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। मोटे पेट वाला यदि कर देंगे लंबे उदर वाला तो वो हो जाएगा कर्मधारय। दोनों समास का विग्रह करके बताया गया है, दोनों में अंतर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि नीलकंठ, लंबोदर, महात्मा, कमल नयन ये विग्रह के आधार पर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है द्विगु और बहुब्रीहि समास में। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चार भुजाओं का समूह। द्विगु समास, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास, त्रिलोचन में तीन लोचनों का समूह द्विगु समास और तीन लोचन हैं जिसके अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास, 10 आननों का समूह द्विगु समास। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास। इस तरह से समास के ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इनके आधार पर आपने जो समास पढ़े हैं आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको समझ में आए अथवा नहीं। इनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और खाली समय में इनको हल करने का प्रयास करेंगे। इन समासों का विग्रह करेंगे और उनका भेद बताएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समास वाला चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।